हाय एवरीवन, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। यस, आज की जो मेरी स्ट्रैटेजी है किस तरीके से हम इनकम टैक्स करेंगे वो थोड़ा सा आप ब्रीफली समझ लीजिए। देखो, जो मैंने बनाया है वो इनकम टैक्स को हम 21 डेज़ में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक बात याद रखनी है, वो ये है कि जिस तरीके से मैं आपको करा रही हूँ आपको नोट डाउन करना है और लर्न करते हुए चलना है। समझना तो है ही, लर्न भी करना है, क्योंकि जो इनकम टैक्स है वो हमारा इतना इजी सब्जेक्ट है कि उससे ज़्यादा आसान कोई भी सब्जेक्ट नहीं है और इतने इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट बात समझ आई। सेकंड बात ये है कि आप अपनी एग्जाम्शन और डिडक्शन दोनों टॉपिक का पीडीएफ अपने फ़ोन में रखो और ऑन डेली बेसिस आपको 5 एग्जाम्शन और 2 डिडक्ट डेली लर्न करनी है। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी। क्लियर? मीनिंग आपको ऑन डेली बेसिस पर क्या काम करना है, सबसे पहले जितना टॉपिक मैं कराऊं वो आपको पक्का होना चाहिए, नोटबुक में भी और सारी जगह पर भी। सेकंड बात क्या है, 5 एग्जाम्शन ऑन डेली बेसिस और 2 डिडक्शन। ठीक है, 21 डेज में हम इनकम टैक्स को कंप्लीट करेंगे और ज़्यादा बोरिंग तरीके से नहीं, बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे तरीके से। समझ आई बात? तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। ओके, ऐसे मैंने बहुत सारी वीडियोस अप्रोक्सीमेटली 70 के अप्रोक्सीमेटली मैंने वीडियो बनाई हुई हैं इनकम टैक्स की, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने कहा दीदी ये बहुत डीप में आपने बता दिया है, हमारे से इतनी वीडियोस नहीं देखी जाएंगी। सो दैट आई फील दैट यस, हमने थोड़ा सा क्रक्स वे में हम चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले आप देखिए पीडीएफ के अंदर जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट करा है कि हमारा इनकम टैक्स एक्ट कौन सा है। अगर क्वेश्चन आ जाए इनकम टैक्स एक्ट तो आपको याद रखना है 1961। सेकेंड बात क्या है, इनकम टैक्स रूल 1962 इफेक्टिव कब हुआ था? 1 अप्रैल 1962। मीनिंग टैक्स का एक्ट जो है इनकम टैक्स एक्ट का वो 1961 है और ये इफेक्टिव कब हुआ? 1962 में। इज इट क्लियर? सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हिज रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया। जो भी टोटल इनकम, जो भी हम उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, जो भी हम तरीका यूज़ करने वाले हैं वो हम रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पर निकालेंगे, सिटीजनशिप के बेस पर नहीं निकालेंगे। वो मैं नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में बताऊंगी कि रेजिडेंशियल स्टेटस किस तरीके से हम निकालते हैं। इज इट क्लियर? थर्ड पॉइंट कह रहा है कि जो इनकम टैक्स है वो टोटल इनकम के ऊपर कैलकुलेट होगा जो कि प्रीवियस ईयर की होगी, लेकिन टैक्स कब लगेगा? नेक्स्ट ईयर। समझ आए? जिसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पर्सन क्या होता है। नॉर्मली ये सोचते हैं पर्सन मतलब इंडिविजुअल, बट पर्सन के अंदर आपकी 7 चीज़ें इंक्लूड होंगी। लर्न कर लो, क्वेश्चन आ सकता है। पर्सन में इंक्लूड होगा आपका इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी एंड एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग सब क्लब। सो लर्न हो गया, पर्सन में क्या क्या इंक्लूड होगा आपका इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ओके, उसके बाद मैंने कहा एओपी। अब एओपी का मतलब क्या है? एओपी मीनिंग एसोसिएशन ऑफ पर्सन। फिर दोबारा से समझो, इन्होंने बोला एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल नहीं बोला कि आप बोलो 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिल गए। नो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। दैट मीन्स जो ऊपर हमने पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी कि पर्सन के अंदर क्या इंक्लूड होगा, उनमें से 2 या 2 से अधिक पर्सन ज्वाइन हो जाते हैं, who join for a common purpose with a view to earn on income, उसे बोलेंगे हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है BOI, दैट मीन्स बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इट मीन्स यहां पर बात हो रही है इंडिविजुअल की। इज इट क्लियर? इट मीन्स अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ इंडिविजुअल हु कैरी ऑन सम एक्टिविटी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ earning some money. Is it clear? Okay, the next point is assessment year, and you know very well assessment year.
असेसमेंट ईयर मीनिंग जिस साल आप टैक्स को असेस करते हो, जो प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई है उस पर जो टैक्स लगता है वो असेसमेंट ईयर पर लगता है और उसका पीरियड 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। सेकंड आता है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मीन्स अ फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, मीनिंग जिस साल हम पैसा कमाते हैं, इनकम कमाते हैं, वो ईयर हमारा प्रीवियस ईयर होता है और फिर कमाई हुई इनकम पर जब हम टैक्स देते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज causes where the income of a previous year is assessed in the same year। ऐसा कौन से कारण है जहां पर प्रीवियस ईयर में ही आपको टैक्स देना पड़ता है। आपको लर्न करने हैं ये 5 केस। नंबर 1 कह रहा है शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, मीनिंग कोई अपना दूसरे देश का था, वो शिपिंग बिजनेस कर रहा है, उसके थ्रू आपका सामान यहाँ आ रहा है और जब वो वापस जा रहा है तो यहाँ से कुछ पर्सन दूसरे देश में चले जाते हैं उनके साथ बैठकर, और वहाँ पर जो शिपिंग बिजनेस वाले ने अर्न करी इनकम वो वापस तो नहीं आने वाला इंडिया में, तो अब हम उसको कहेंगे कि आपको टैक्स इसी ईयर में देना है। इज इट क्लियर। सेकंड है असेसमेंट ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया, जो भी पर्सन इंडिया को छोड़कर जा रहा है उसको भी इनकम टैक्स उसी प्रीवियस ईयर में देना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड है असेसमेंट ऑफ एओपी और बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्सन और पर्पस। एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन्होंने अपने आप को फॉर्म एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए किया था। जैसे ही वो पर्पस खत्म, आपका काम खत्म, डैट मीन जो पैसा आपने कमाया उस पर टैक्स उसी वक्त देना पड़ेगा। उसके बाद आता है 4th पॉइंट असेसमेंट ऑफ पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। कई बार हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देते हैं टैक्स को अवॉइड करने के लिए, तो जैसे ही वापस आपके अंदर वापस वो प्रॉपर्टी आपकी टोटल इनकम में इंक्लूड होगी, आपको उसी वक्त टैक्स देना पड़ेगा। लास्ट है डिसकंटिन्यूइंग ऑफ बिजनेस। जब बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल यू आर अ लॉयर एंड आपने क्या करा, कंपनी को छोड़कर अपना खुद का एक ऑफिस बना लिया, तो यहाँ पर आपने कंपनी से क्विट कर दिया, तो यहाँ पर आपका जो बिजनेस था पहले, बिजनेस एंड प्रोफेशन वी कैन से, वो क्या हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया। तो वहाँ से जो भी आपने इनकम कमाई आपको उसी वक्त टैक्स देना पड़ेगा। आपको प्रीवियस ईयर में टैक्स देना पड़ेगा, करंट ईयर मीनिंग जो असेसमेंट ईयर है उसका वेट करना नहीं है, ठीक है। नाउ सेक्शन 4 को समझते हैं। सेक्शन 4 में क्या है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद करो। सेक्शन 4 स्टेट दैट नो टैक्स कैन बी लिवाइड और कलेक्टेड इन इंडिया एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ। सेक्शन आपको लर्न करना है, सेक्शन 4 क्या बोलता है। उसके बाद है हमारे रेट ऑफ टैक्सेस, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हो। फटाफट एक रीकैप हम ले लेते हैं। अगर हम नॉर्मल इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो 2,50,000 तक नील होता है, नेक्स्ट 2,50,000 5%, नेक्स्ट 5 लाख 20% और बैलेंस पर 30%। अगर सीनियर सिटीजन की बात करें तो 3 लाख तक नील। बाकी आप देख लो फटाफट, क्योंकि ये चीज़ आपको आती है, नहीं आती तो वीडियो डिटेल वाली देखो। सुपर सीनियर में 5 लाख तक नील होता है। ये जो ऊपर मैंने नील बोला है ये हमारी एग्जाम्पशन लिमिट है, मीनिंग यहाँ तक अगर आप इनकम कमाते हो तो आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इज इट क्लियर। ओके, देखो सरचार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है 2 मार्क्स का। अगर मान लो आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक होती है तो आपको सरचार्ज देना होता है एट द रेट ऑफ 10%। सरचार्ज होता है टैक्स के ऊपर टैक्स। सेकंड है, अगर आपकी 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ तक इनकम होती है तो आपको सरचार्ज देना होता है 15%। थर्ड कह रहा है 2 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ तक आपको टैक्स देना पड़ता है 25%, ये सरचार्ज है। अगर आपकी 5 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज देना पड़ेगा 37%। इज इट क्लियर। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपके ऊपर लगने वाला है 4%। और मार्जिनल रिलीफ वाला टॉपिक भी अगर आपको डिटेल में समझना तो वीडियो देखिए, क्योंकि नेट पॉइंट ऑफ व्यू से मार्जिनल रिलीफ इंपॉर्टेंट नहीं है। इज इट क्लियर। उसके बाद रिबेट आता है अंडर सेक्शन 87A। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन आपको लर्न होना चाहिए 87A, दैट इज रिलेटेड टू रिबेट। ओके,
रिबेट कब मिलती है? जब आपकी इनकम 5 लाख से कम होती है, अप टू 5 लाख, तो आपको 12,500 की रिबेट मिल जाती है। इज इट क्लियर? उसके बाद इन्होंने कहा है कि मैक्सिमम मार्जिनल रेट कितना होता है, ये आपको पता है 30% होता है, बट उसके साथ आप सेक्शन भी याद रखिए 2 क्लोज 29C किसका है? मैक्सिमम मार्जिनल रेट 2 क्लोज 29C। बाद ये सरचार्ज वाले वही हैं। फिर आता हमारा परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर क्या है? पहली बात याद रखना है, सेक्शन क्या है परमानेंट अकाउंट नंबर का? 139A। इज इट क्लियर? ये 10 नंबर का अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर का एक नंबर होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। के लिए आपको अप्लाई करना होता है फॉर्म नंबर 49A में, ये भी याद रखो। इसी तरीके से TDS एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर भी होता है, ठीक है। अगर ये किसी के पास अलॉट नहीं है तो उसको भी अप्लाई करना होता है फॉर्म नंबर 49B में विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। यहाँ तक करिए। थैंक यू सो मच। आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। ऐसे ही करके मैं आपको 21 डेज में इनकम टैक्स पूरा कंप्लीट करा दूंगी। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है तो आप शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।